अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियान अफजल फ्रॉम चैनल फिसलरेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। ठीक है, मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है। हम इधर भी डिटेल में स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी वर्ड से। मोशन, मोशन क्या है, ठीक है। लेकिन उसे जानने से पहले ज़रूरी है हमें रेस्ट भी पता हो। ठीक है, रेस्ट और मोशन, पहले इन दोनों को डिफाइन करते हैं, फिर आगे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रेस्ट क्या होगा? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी रेस्ट पे होगी अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, अगर उसी इर्द गिर्द के हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो। ठीक है, जैसे फर्ज करें मैं हूं ना, मैं इस टाइम, आप क्या कहेंगे, मैं रेस्ट पे हूँ, है ना, मैं रेस्ट पे हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो उसी इर्द गिर्द के हिसाब से मैं रेस्ट पे हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह आप बैठे हैं तो आप भी रेस्ट पे हैं। ठीक है, इर्द गिर्द के हिसाब से, दीवारों के हिसाब से, दरवाजे के हिसाब से, टेबल के हिसाब से, या किसी भी चीज़ के हिसाब से जो उस रूम में है उसके हिसाब से आप रेस्ट पे हैं। ठीक है, नाउ ये तो हो गया रेस्ट। अब मोशन क्या है? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding। एक बॉडी मोशन में होगी अगर वो अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज करे, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से पोजीशन चेंज करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेस्ट पे हूँ, ठीक है, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, इस रूम के हिसाब से, कैमरा के हिसाब से मैं रेस्ट पे हूँ। लेकिन अभी कैमरा के हिसाब से मैं मूव करूँगा। ठीक है, कैमरा के हिसाब से मैंने अपनी पोजीशन चेंज की। मेरी इनिशियल पोजीशन थी वो, मेरी फाइनल पोजीशन है ये। ठीक है, तो मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, इसका मतलब मैं मूव किया, है ना। पोजीशन चेंज करना यानी मूव करना, तो मतलब कि इसी चीज़ को क्या कहेंगे, मोशन। अब बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, इर्द गिर्द के हिसाब से अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो मतलब कि बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपने समझना है वो है द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। ठीक है, रेस्ट की हालत और मोशन की हालत ये दोनों रिलेटिव होती हैं। रिलेटिव होने से क्या मुराद है कि मतलब कि हमें बताना पड़ता है कि ये चीज़ रेस्ट पे है तो किसके हिसाब से। जैसे मैंने अभी बोला था, क्या बोला था कि मैं इर्द गिर्द के हिसाब से रेस्ट पे हूँ। इर्द गिर्द के हिसाब से, इर्द गिर्द के हिसाब से, ये 5 वर्ड मैंने एक्स्ट्रा बोले हैं। मैं रेस्ट पे हूँ, मैं ऐसे भी तो कह सकता था, लेकिन ये इर्द गिर्द के हिसाब से, ये 5 वर्ड मैंने एक्स्ट्रा बोले। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है बात कंप्लीट करने के लिए। जैसे देखें, मैं हूँ ना इस टाइम, मैं इस टाइम रेस्ट पे हूँ इस इर्द गिर्द के हिसाब से जो मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर यही कोई मुझे देखे चांद पे बैठ के तो उसके हिसाब से मैं मूव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज़मीन मूव कर रही है, मैं ज़मीन के साथ साथ मूव कर रहा हूँ। मतलब आई एम इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर दैट इज स्टैंडिंग ऑन द मून। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि बताना ज़रूरी है कि किसके हिसाब से आप रेस्ट पे हो। मैं अपनी सराउंडिंग के हिसाब से रेस्ट पे था, मैं मून के हिसाब से रेस्ट पे नहीं हूँ, या मून पे जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से रेस्ट पे नहीं हूँ। ठीक है, तो ये बात बताती है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव। ठीक है, मैं रेस्ट पे हूँ भी और नहीं भी हूँ, किसके हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, नहीं हूँ किसके हिसाब से, मून के हिसाब से, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं फ़र्ज़ करें मूव करता हूँ, देखें यहाँ पे मैं रेस्ट पे हूँ। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, कैमरा के हिसाब से मैं मूव कर रहा हूँ। क्यों? मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कैमरा के हिसाब से मैं मूव कर रहा हूँ, और देखिए कैमरा पीछे को जाता जा रहा है ना। मैं कैमरा के हिसाब से मूव कर रहा हूँ, कैमरा मेरे हिसाब से मूव कर रहा है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन कर रहा है। क्यों? जब मैं आगे जाता हूँ तो कैमरा पीछे को जा रहा है। ठीक है, इर्द गिर्द यहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे हो सकते हैं इस रूम में, वो क्या कहेंगे, कैमरा रेस्ट पे है, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, वो रेस्ट पे हैं, उनके हिसाब से कैमरा भी रेस्ट पे है। लेकिन मैं मूव कर रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कैमरा पीछे जाता जा रहा है, मेरे हिसाब से कैमरा पीछे जा रहा है। तो मैं मूव कर रहा हूँ कैमरा के हिसाब से, और कैमरा भी मूव कर रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, फर्ज करें मैं मूव करता हूँ 1.6 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब मेरी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 1.6 मीटर पर सेकेंड, तो कैमरा की क्या होगी, सेम रिलेटिव वेलोसिटी होगी
इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में 1.6 मीटर पर सेकंड ऑपोजिट डायरेक्शन, मेरी 1.6 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, कैमरा की 1.6 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होगी रिलेटिव वेलोसिटी। इस चीज़ को कहते हैं रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब देखें, अभी कैमरा रेस्ट पे है, ये लो कैमरा मूव करने लग गया, मैं पीछे क्यों, कैमरा उधर जा रहा है ना। तो मतलब कि हमें बताना पड़ता है कोई चीज़ किसके हिसाब से मूव कर रही है। तो कैमरा मेरे हिसाब से मोशन में था, लेकिन बाकी ऑब्जर्वर जो है उनके हिसाब से मोशन में हरगिज नहीं था, ठीक है। अगर आपको सुनने में ये बात वियर्ड लगी, अजीब लगी है, तो इस वीडियो को ज़रा देखें, जिसमें आप लोग ट्रेन में जब बैठे होते हैं सारे के सारे रेस्ट पे होते हैं आप लोग एक दूसरे के लिहाज से ना, लेकिन जब आप बाहर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि दरख्त पीछे की तरफ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पीछे की तरफ भागे जा रहे हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है कि आप लोग सारे रेस्ट पे और दरख्त पीछे की तरफ भाग रहे हैं, ट्रीज ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं बाहर आपको नजर आते हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं। अगर बाहर से खड़ा होकर कोई देखे तो वो दरख्त उसे स्टेशनरी नजर आएंगे, रुके हुए, लेकिन ट्रेन के अंदर से जब देखा जाए तो वो पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं और सेम वेलोसिटी से जा रहे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अगर फर्ज करें आपकी ट्रेन की वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 100 मीटर पर सेकंड, तो उन ट्रीज की क्या होगी -100 मीटर पर सेकंड, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम वेलोसिटी से, यही रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी इसी को कहते हैं। तो दिस इज द पॉइंट दैट द स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। ओके, कोई दरख्त देख लें इधर बाहर लगा हुआ हो, वो दरख्त आपके हिसाब से रेस्ट पे होगा, but it will not be at rest with respect to an observer that is standing on the moon or that is observing that tree from outer space, ठीक है, कि आउटर स्पेस से जो भी देख रहा है उसके हिसाब से दरख्त मूव कर रहा होगा, रेस्ट पे नहीं होगा, लेकिन आपके हिसाब से रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो ये जो के हिसाब से ये लगाना ज़रूरी है, यानी विद रिस्पेक्ट टू लगाना ज़रूरी है, ठीक है। यही चीज़ बताती है कि रेस्ट या मोशन क्या है, रिलेटिव है। एब्सोल्यूट कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये बॉडी जो ना वो भाई किसी के हिसाब से, बेशक किसी के हिसाब से नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब ये बॉडी पक्का मूव कर ही रही है, किसी कोई ऐसा नहीं होगा जिसके हिसाब से ये बॉडी रेस्ट पे होगी। या कोई बॉडी अगर फर्ज करें रेस्ट पे है, मैं अगर रेस्ट पे हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अभी पक्का रेस्ट पे हूँ, मैं किसी चीज़ के हिसाब से मूव नहीं कर रहा, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हर चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। जैसे फर्ज करें ज़मीन सूरज की गिर्द मूव कर रही है ना, तो अगर मैं थोड़ा सा सूरज के पास जाके देखूँ तो ज़मीन मूव कर रही है, ज़मीन के साथ साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ, ठीक है। बाहर निकल जाए सोलर सिस्टम तो सूरज भी मूव कर रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द, ठीक है। मतलब हर चीज़ मूव कर रही है, तो इसलिए हर चीज़ मूव कर रही है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि मैं अर्थ पे रहते हुए मैं ये नहीं बता सकता मैं भाई पक्का रेस्ट पे हूँ, नहीं, मैं बेशक रेस्ट पे हूँ, लेकिन सूरज के हिसाब से मैं मूव कर रहा हूँ, जैसे हमारे हिसाब से सूरज मूव करता है। एक्चुअली ज़मीन सूरज की गिर्द घूम रही है, लेकिन ज़मीन पर बैठे हुए हमें क्या लगता है कि सूरज मूव कर रहा होता है ना, लेकिन ज़मीन सूरज की गिर्द मूव कर रही होती है, ऐसा ना। सेम यही है कि हर चीज़ एक दूसरे की गिर्द मूव कर रही है, हर चीज़ एक दूसरे के लिहाज से मोशन में है, ठीक है। स्पेस में हर चीज़ एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये लिहाज से भारा लगाना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह आगे है, एवरीथिंग इन द वास्टनेस ऑफ स्पेस इज़ इन द स्टेट ऑफ परपेचुअल मोशन, कभी ख़त्म ना होने वाली मोशन में, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें ज़मीन सूरज की चक्कर काट रही है, कब से काट रही है, कितने सालों से काट रही है और कितने सालों तक आगे काटती रहेगी ये चक्कर, तो मतलब कि ज़मीन मूव करी जा रही है, परपेचुअल मोशन है, ठीक है। इसी तरह चाँद, इसी तरह सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की चक्कर काट रहा है और काटता ही रहेगा, मिल्की वे गैलेक्सी खुद आगे मूव कर रही है तो वो भी करती रहेगी जब तक क़यामत नहीं आती। मतलब कि हर चीज़ मूव कर रही है, तो इसलिए हमें मोशन जो है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और मोशन क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है। जैसे ही हमने मोशन को अभी भी डिफ़ाइन किया क्या होता है, ठीक है। अब मोशन जैसे ही आपके दिमाग में ये वर्ड आता है ना, कुछ चीज़ें फ़ौरन से क्लिक करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, फ़र्ज़ करें आप डायरेक्ट पूछेंगे ठीक है मूव कर रही है, अभी किधर जा रही है, ये पूछेंगे। दूसरा कितनी स्पीड है उसकी, ठीक है। दूसरा कहाँ पहुँची है वो, जैसे कोई रिश्तेदार आपका और वहाँ भी फ़ोन करके बार बार पूछ रहे हो कितने पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचा है ना। तो मतलब के कुछ चीज़ें हैं, मतलब कहाँ पहुँचा है भाई, पोजीशन, ठीक है, क्या स्पीड है, तो मतलब स्पीड बतानी है आपने, ठीक है। या इस तरह की काफ़ी चीज़ें, जैसे ही वर्ड मोशन क्लिक करता है तो कुछ टर्म्स आपके दिमाग में क्लिक करती हैं, तो मतलब कि इनको जानना भी ज़रूरी है मोशन को जानने के लिए, ठीक है। उनमें से पहली जो आपकी बुक में दी हुई है वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम ना साथ साथ ही स्टडी करेंगे, समझेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनमें फ़र्क रखते हैं, इनमें एक फ़र्क होता है, ठीक है। देखें ज़रा, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, को दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान फासले की लंबाई को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं।
जैसे यहाँ पे देखें 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये फासला ये है, पॉइंट्स हैं ये, तो जो फासले की लंबाई है वो होगा डिस्टेंस। या फ़र्ज़ कर लें कोई बॉडी यहाँ से चली, गलियाँ ही ऐसी हैं कि उसे ऐसे जाना पड़ रहा है, ठीक है, और कोई रास्ता ही नहीं है, अब यहाँ पहुँची, ठीक है, तो ये सारे फासले की लंबाई क्या है भाई, सारा का सारा डिस्टेंस ही है, ठीक है, ये सारा क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, फासले की लंबाई, ओवरऑल सारे फासले की लंबाई क्या है, लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होगी डिस्टेंस, देखें ज़रा, इस पॉइंट पे चेक करें ये बॉडी किधर जा रही थी, इस तरफ को जा रही थी, है ना। इस पॉइंट पे चेक करें किधर जा रही है, इस तरफ को जा रही है। अच्छा, इधर चेक करें किधर जा रही है, इस तरफ को जा रही है। इधर चेक करें, इधर को जा रही है। अच्छा, इधर चेक कर लो, इधर आ रही है। इधर चेक करो तो इधर जा रही है। इधर चेक करो तो थोड़ा सा इधर को जा रही है। इधर देखो तो इधर को जा रही है। अच्छा, मतलब जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, इसके पास इतनी सारी डायरेक्शंस हैं, इतनी सारी डायरेक्शंस हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं, ठीक है। हम कौन सी डायरेक्शन माने डिस्टेंस की, नहीं मान सकते ना, हमारे पास बहुत सी डायरेक्शन है। फिर हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्टेंस वेक्टर है ही नहीं, कहानी खत्म करो, ठीक है। डिस्टेंस को कर दिया स्केलर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, स्केलर हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ तक डिस्टेंस हो गया स्केलर। अब यहाँ तक इतना मतलब कि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, हमें पता होगा इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई पता नहीं होगा, ठीक होगी बात, ठीक है। नाउ अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस बुक का पहला जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को थोड़ा बहुत आपने जान लिया, इतना जानना फिलहाल काफ़ी है, आगे मजीद जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या डिफाइन किया था पहले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये इमेजिन करें ये कोई एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन से मुराद, प्लेन क्या होता है, एक हमवार सतह होती है, हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा। प्लेन एक हमवार सतह होती है। प्लेन किसको कहते हैं, हमवार को, ठीक है। एक प्लेन जैसे कि बोर्ड है ना, बोर्ड एक बिल्कुल प्लेन है, हमवार सतह बिल्कुल ऐसे सीधी। इसी तरह ये कोई एक्स वाई प्लेन इमेजिन कर लिया। आप इमेजिन कर लें ये बॉडी है, ये हमारा वाइट बॉडी है। देखें ये वाइट बोर्ड, ये सारा एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, सारा एक्स एक्सिस, ये सारा वाई एक्सिस वहाँ से वहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट को मान लें ओरिजिन, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ओरिजिन मान लेते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हमने माना ओरिजिन, बिल्कुल एक कोना, उसको मान लो ओरिजिन। अब इमेजिन करें कोई इंसेक्ट है, कॉकरोच या कुछ भी, छिपकली वगैरह, जो भी, छिपकली इंसेक्ट नहीं है लेकिन कॉकरोच या छिपकली कुछ भी है, वो ऐसे ना बोर्ड पे चढ़ाता है और ऐसे मूव करता है। तो प्लेन पे ये जो छिपकली या कॉकरोच जो भी चीज़, मैं उसको सिंपली ना ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ, तो कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मूव किया, ठीक है। बुक में यही डायग्राम बनी हुई है, समझाने के लिए यही बताऊंगा। आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले वो बनाई, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो बुक में बनी हुई है मैं उसी को लेकर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया ना एक्स वाई प्लेन, इस पे कोई ऐसे ऑब्जेक्ट चला। ब्लू पाथ जो है वो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ है जो उस ऑब्जेक्ट में लिया, जो उस ऑब्जेक्ट ने मूव करते हुए अटेन किया। कौन सा पाथ है, ये ब्लू वाला, ठीक है। मान लो ऐसे चला वो, हम इस पाथ पे ना 2 पॉइंट्स बोल्ड कर लेते हैं, उन 2 पॉइंट्स को स्टडी करना है, सिर्फ उन 2 पॉइंट्स के दरमियान स्टडी रखनी है, बाहर नहीं जाना, ठीक है। या ए ये बी, ये 2 पॉइंट्स हमने इमेजिन कर लिए, बाकी सिर्फ आपने अभी एक ब्लू लाइन इमेजिन करनी है, उसके अलावा कुछ इस ग्राफ में नहीं देखना। ये और ये प्लेन, ये ब्लू लाइन, ओके हो गया। अब देखो ये 2 पॉइंट्स हमने बोल्ड कर लिए इस ब्लू लाइन के ऊपर, क्लियर, ये बोल्ड कर लिए। अगर आप देखें तो टोटल डिस्टेंस ए और बी के दरमियान कितना है, ये सारा है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे का सारा क्या है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, इतना इतना सारा डिस्टेंस है ये, ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट ए है, जाहिर है इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन भी होगी, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, इस ओरिजिन के हिसाब से इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन भी होगी। जैसे आप है ना इस रूम में बैठे हैं, किसी भी रूम में बैठे हैं, जो भी जहाँ पे भी आप बैठे हैं, वहीं आपकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी ओरिजिन के हिसाब से। आप अपने हिसाब से ओरिजिन सेट करें, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। आप मान लें किसी भी कोने को ओरिजिन मान लें, या अगर फ़र्ज़ करें आपका कोई सिबलिंग साथ बैठा है तो उसी सिबलिंग को बेशक आप ओरिजिन मान लें। कोई भी बंदा बैठा है उसको ही ओरिजिन मान लें, ठीक है। उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बता दें कि भाई ये मेरे साथ बैठा है, इसकी पोजीशन मेरे हिसाब से ये बन रही है, ठीक है। ये वेक्टर होगा, वहाँ से आएगा आप तक,
ठीक है। इसी तरह आप किसी कोने के हिसाब से, बेशक वो कोना ज़मीन पे है या छत पे है, कहीं पे भी है, उस कोने के हिसाब से आप अपनी पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। इधर हमने ओरिजिन ये मान लिया है। ओरिजिन क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से आपने पोजीशन बतानी है। तो हमारा ओरिजिन ये है, इस रेफरेंस पॉइंट से हमने बतानी है पोजीशन, ठीक है। ए पॉइंट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से बताओगे, ये बनेगी, है ना, ऐसे ही बनेगी ना, जैसे मैंने अभी भी बताया। अच्छा, बी पॉइंट की पोजीशन ये, तो पोजीशन वेक्टर ये बनेगा। ए को जो पोजीशन वेक्टर, ए के लिए जो पोजीशन वेक्टर है उसको R1 कह देते हैं, बी के लिए जो पोजीशन वेक्टर है उसको R2 कह देते हैं, ठीक है। अभी रेड लाइन को इमेजिन नहीं करना, अभी बताता हूँ क्या है ये पाथ ए और बी 2 पॉइंट्स, इनके दरमियान ये सारा का सारा ये डिस्टेंस है इतना लंबा, ठीक है। और ये R1 और ये R2 पोजीशन वेक्टर्स हो गए 2 हमारे पास। नाउ क्या करना है, ऐसे करो, ये जो इतना लंबा चौड़ा पाथ है ना, ऐसे ही कोशिश करो शॉर्टकट मारने की। हम क्या करते हैं, ए से बी तक ना डायरेक्ट लाइन लगाते हैं। क्यों लगाई? ऐसे ही चेक करने के लिए क्या होता है। ए से बी तक लाइन लगाओ, यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाओ, जहाँ से चले हो वहाँ टेल, जहाँ पहुँचे हो वहाँ हेड, ठीक है। टेल एट इनिशियल पॉइंट, जहाँ से चले हो वहाँ टेल, जहाँ पहुँचे हो वहाँ पे हेड, हेड एट फाइनल पॉइंट पे हेड, इनिशियल पॉइंट पे टेल रख दी। एक वेक्टर बना दो, बना दिया। ये जो वेक्टर आपने बनाया है इसको नाम दे दो डी वेक्टर, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। बना लिया। मैथमेटिकली ये चीज़ क्या होगी, मैथमेटिकली ये वेक्टर क्या होगा, ये हम अभी देखेंगे कि ये है क्या बेसिकली, ठीक है। हमने अपनी तरफ से एक शॉर्टकट मारा है अभी, ठीक है, और इसको हमने डिफाइन कर दिया कि भैया डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पोजीशन वेक्टर एक, पोजीशन दूसरा पोजीशन वेक्टर ये शॉर्टकट वेक्टर, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको कहते हैं। नाउ ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, देखो 3 वेक्टर्स हैं, टोटल 3 वेक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको। क्या इन पे हेड टू टेल रूल लग सकता है? क्या इनमें से कोई रिजल्टेंट है? क्या इनमें से कोई 2 को ऐड करके तीसरा बन रहा है? क्या ऐसा है? चेक करो जरा, देखो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है? रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल किसी और वेक्टर की टेल से मिली हुई हो और जिसका हेड किसी भी और वेक्टर के हेड से मिला हुआ हो। जैसे देखें, आपको एग्जांपल देता हूँ। एक वेक्टर मान लो ये, एक वेक्टर मान लो ये, ठीक है, और एक वेक्टर मान लो ये, और एक वेक्टर मान लो ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, मैं इनको फिल कर देता हूँ ताकि उसमें कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। ये कुछ वेक्टर्स हैं हमारे पास, इनमें से आपको पता कैसे लगेगा रिजल्टेंट कौन सा है? अभी मैंने क्या बताया, रिजल्टेंट ऐसा वेक्टर है जो टेल से मिली हुई और हेड से। अच्छा, इस वेक्टर जो पहला वेक्टर है उसको ज़रा चेक करो, ये जो पहला वेक्टर है इसको ज़रा चेक करो। इसके केस में देखो टेल तो टेल से मिली हुई है, इस वेक्टर की टेल तो टेल से है, लेकिन हेड से नहीं है, हेड किसी और वेक्टर की टेल से है, तो ये तो जो है वो रिजल्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे देखो टेल से तो मिल रही है, लेकिन हेड टेल से मिल रहा है, हेड अगले की टेल से मिला हुआ है, तो ये रिजल्टेंट ना हुआ। इस पे चेक करो, टेल जो है वो हेड से मिली हुई है और हेड जो है वो टेल से मिला हुआ है, तो ये भी रिजल्टेंट नहीं होगा, ठीक है। इधर देखो, टेल हेड से मिली हुई है लेकिन हेड से मिला हुआ है, ठीक है। और इसको ज़रा चेक करो, इस वेक्टर को, हेड से मिला हुआ है और टेल से मिली हुई है, तो ऐसा वेक्टर, इसको ज़रा देखें, पहले वेक्टर को देखें, टेल से लेकिन हेड टेल से नहीं, ये रिजल्टेंट नहीं होगा। टेल हेड से और हेड टेल से ही तो बिल्कुल ही नहीं होगा, दोनों ही नहीं सेम चीज़ से मैच कर रहे हैं ना, मतलब दोनों ही नहीं सेम, ठीक है, दोनों, ये दोनों तो निकल गए। इसको ज़रा चेक करें, इस वाले को, हेड से लेकिन टेल हेड से, इसकी टेल किसी के हेड से मिली हुई है, तो नहीं, ये भी रिजल्टेंट नहीं होगा। इसको देखो तो टेल से हेड से, तो ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा। इस तरह इस डायग्राम पे लगाओ ज़रा रूल, रिजल्टेंट पहचानना है हमने, रिजल्टेंट को पकड़ना है। देखो कैसे लगेगा, इस वेक्टर को चेक करो, टेल तो टेल, R1 को चेक कर रहे हैं, टेल तो टेल से है लेकिन हेड टेल से है, तो ये रिजल्टेंट नहीं है। इसको ज़रा डी को चेक करो, टेल हेड से और हेड से, हेड से ठीक समझ आ गई, लेकिन टेल हेड से ये रिजल्टेंट नहीं है, तो ये भी रिजल्टेंट नहीं है। इसको देखो R2 को, हेड से, R2 का हेड किसी भी वेक्टर के हेड से है, R2 की टेल किसी भी वेक्टर की टेल से है,
तो R2 हमारा रिजल्टेंट है। लो जी, रिजल्टेंट पकड़ा गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट हमने पकड़ लिया। R2 रिजल्टेंट है। अब अगर ये रिजल्टेंट है तो इस पे लगाते हैं हेड टू टेल रूल। रिजल्टेंट पे लगाते हैं हेड टू टेल रूल। इस डायग्राम पे पूरी पे हम क्या लगाने लगे हैं अभी? हेड टू टेल रूल लगाने लगे हैं। कैसे लगाते हैं हेड टू टेल रूल? हेड टू टेल रूल क्या कहता है? ये दो वेक्टर्स ऐड होके तीसरा वेक्टर बना रहे हैं ना। हेड टू टेल रूल, ये रिजल्टेंट है ना। रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? ये बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं उनको ऐड करने से आ रहा है। ये रिजल्टेंट है, ये बाकी वेक्टर्स को ऐड करने से आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिजल्टेंट और बाकी वेक्टर्स को ऐड करने से आ रहा है। R2 रिजल्टेंट है जो कि आ रहा है कैसे? बाकी वेक्टर्स को ऐड करने से, यानी R1 को और जिसको हमने फर्जी नाम D दिया था उसको ऐड करने से। ठीक है, जो हमारा खुद से बनाया हुआ वेक्टर है उसको और इसको और इसको ऐड करने से R2 आ रहा है ना। रिजल्टेंट है ना, इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड किया, रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अच्छा जो फर्जी हमने नाम दिया है उसको D को, ये जो हमने खुद से ये कोई वेक्टर एक खींची है एक लाइन, इसको ज़रा साइड पे करते हैं। इसी को तो जानना है कि ये क्या है, इसी को जानना है ना। इसको ज़रा हम साइड पे करते हैं। तो D को इधर ही रहने दिया, R2 इधर ही रहा, R1 इधर ले आओ ज़रा, माइनस R1। इसको ज़रा सीधा करके लिख देता हूँ, D इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, ये सीधा करके लिख दिया। एक बार इसको हाईलाइट करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि ये कहना क्या चाह रहा है बेसिकली। ठीक है, ये आ गया। इसमें ये चीज़ चेक करें, R2 क्या है? R2 क्या है? वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसकी फाइनल पोजीशन बता रहा है ना। पॉइंट B का वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, यानी वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है R2 उसकी फाइनल पोजीशन बता रहा है ना। फाइनल पोजीशन यानी B पे जो पोजीशन है वो बता रहा है। ठीक है, तो R2 क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर है। R2 पोजीशन वेक्टर है ना, कौन सा? जो फाइनल पोजीशन बता रहा हूं, फाइनल पोजीशन वेक्टर है। फाइनल पोजीशन वेक्टर। R1 क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, दरमियान में क्या है? एक अदद माइनस साइन। इधर क्या है? इक्वल टू, और इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बना दिया। अच्छा, अब देखें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? एक बात समझें, किसी चीज़ में मान लो मेरी हाइट है ना, दो नहीं, चलो 5-6 साल पहले लगा लो, मेरी हाइट थी 5-6 साल पहले, यानी इनिशियल हाइट पहले थी ना। इनिशियल 5-6 साल पहले मेरी हाइट मान लो जी 4 फीट थी। ठीक है, अब फाइनल हाइट मेरी है इस टाइम जी मान लो कि चलो 6 फीट लगा लो, है नहीं वैसे, मान लेते हैं 6 फीट। तो चेंज इन हाइट कैसे निकालोगे आप? कैसे आया चेंज इन हाइट? कितना आया आपको ज़रा अंदाज़ा लग गया होगा कि चेंज कितनी हुई हाइट आपको? कोई 2 फीट। कैसे पता लगा 2 फीट कैसे आया? आपने फाइनल हाइट में से इनिशियल हाइट निकाल दी है ना। 6 में से आपने 4 निकाल दिए तो क्या आया? 2 फीट। तो 2 फीट हाइट में चेंज आया। अब बच्चों एक बात इमेजिन करें, ये जो चीज़ आपने की है ये क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या किया आपने? फाइनल माइनस इनिशियल। कोई चीज़ अगर आप फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो तो उसमें वो चीज़ चेंज होती है। ठीक है, जैसे देखो हाइट में, फाइनल हाइट में से इनिशियल हाइट माइनस की तो हाइट में चेंज आया है ना। तो अगर आप कोई इनिशियल चीज़ फाइनल चीज़ से माइनस कर दो तो मतलब वो चीज़ चेंज होएगी। ठीक है, वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब ये चीज़ क्या हुई? चेंज इन पोजीशन है ना। जैसे फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट चेंज इन हाइट, वैसे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन चेंज इन पोजीशन है ना। तो ये क्या है? चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या है? ये इतना चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। इस पूरे को मैंने फाइनल माइनस इनिशियल को, ये पूरा जो क्लाउड ऊपर बनाया था उसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन पोजीशन। इस साइड पे क्या है? इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लो जी, डिस्प्लेसमेंट की वो ग्रीन बॉक्स वाली डेफिनेशन तैयार है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये बेसिकली ये वेक्टर क्या है? ये चेंज है, ये पोजीशन में चेंज का वेक्टर है। ये वेक्टर क्या है? वेक्टर अलजेब्रा के तहत या मैथमेटिक्स के तहत ये वेक्टर क्या है? पोजीशन में चेंज है। ठीक है,
कितनी पोजीशन चेंज हुई है वो ये वेक्टर बताएगा आपको, ठीक है। ये वेक्टर अगर लंबा है तो पोजीशन ज़्यादा चेंज हुई है। अच्छा, ये वेक्टर अगर इस तरफ है तो पोजीशन में चेंज बताएगा, ठीक है। ये वेक्टर आपको बेसिकली क्या बता रहा है, चेंज इन पोजीशन बता रहा है, ठीक है, कि पोजीशन कैसे चेंज हुई है। देखो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन है ना, यहाँ से यहाँ ये पोजीशन से ये पोजीशन हो गई, तो मतलब पोजीशन चेंज आई। किसने बताया, इसने बताया। तो चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डिस्प्लेसमेट वेक्टर क्या बताएगा, चेंज इन पोजीशन को बताएगा। यही वो ग्रीन बॉक्स वाली डेफिनेशन भी है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। नाउ व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो क्या होता है, डिस्टेंस कंसाइड्स विद द डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मान लो भाई जो इंसेक्ट था या कुछ भी चीज़, वो जो प्लेन में मूव कर रही थी, वही एक्स वाई प्लेन उसमें मूव कर रही थी, मान लो वो यहाँ से ऐसे सीधी जाती, ऐसे सीधी जाती, और हम ए और बी पॉइंट्स के दरमियान उसकी स्टडी करना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस क्या है उसका, ए से बी पॉइंट्स तक ये इतना डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी, ये आ गई डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इसी के ऊपर, डी वेक्टर बिल्कुल इसी के ऊपर आया। कोइंसाइड कर रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, ऐसे कोइंसाइड करना ये होता है, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल साथ साथ, तो ये देखो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा, डिस्टेंस एस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा। यहाँ ज़रा चेक करें, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है डिस्टेंस के। कब, जब मोशन स्ट्रेट लाइन है, ब्लू पाथ जब स्ट्रेट लाइन है, सीधा रास्ता है, तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे हो, देखो कर्व्ड पाथ है, टेढ़ा पाथ है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर। ये तो लंबा है, ये जो ब्लू है यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैंने ब्लैक में डॉटेड भी किया है, ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा लंबाई है, मतलब अगर आप इस लाइन को सीधी करो तो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ऑन द अदर हैंड ये छोटा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो क्या है, कम है डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि भाई ऐसे लिखा हो सकता है कि विच वन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। एक लिखा हो डी लेस देन एस, एक लिखा हो डी इज इक्वल टू एस, एक लिखा हो बोथ आर करेक्ट, एक लिखा हो नन ऑफ दीज, तो क्या बनेगा, बोथ आर करेक्ट। ये भी सही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, वो ये नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा नहीं हो सकती डिस्टेंस से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा, डेफिनेशन ही नहीं मानती, ठीक है। ये गलत बात है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक हमने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा। अब देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये एमसीक्यूज़ की बारी है अब, ठीक है। ये एमसीक्यू आ सकता है, दूसरा एक और एमसीक्यू भी बन सकता है। पहले ये बात समझ लें, उसके बाद एमसीक्यूज़ पे आते हैं। अब ज़रा समझें, ये मान लें ये कोई स्ट्रेट ट्रैक है यहाँ से यहाँ तक, और ये दरमियान में एक और पॉइंट है, ठीक है। ये मान लो कि ये हम घर क्या लेते हैं, ठीक है, होम स्वीट होम, ये हो जाएगी हमारा, ये इसको स्कूल कर लो या कॉलेज, अब फर्स्ट ईयर में है तो कॉलेज कर लेते हैं, ठीक है, ये कॉलेज हो गया। और ये इसको एकेडमी कर लेते हैं जहाँ डेली शाम को जाते हैं, ठीक है। आप सुबह निकले, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ये हुई, ठीक है। कॉलेज से वापस घर आए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ये हुई। अब मैं पूछता हूँ, आप सुबह निकले दोपहर को घर वापस आए, सुबह निकले घर से, दोपहर को घर वापस आए, प्लेग्राउंड में आपने, जो प्लेग्राउंड में आपका जॉगिंग ट्रैक है उस पर भी चक्कर लगाया है, आपने पकड़म पकड़ाई भी खेली, बहुत कुछ किया आपने, ठीक है, बहुत घुमा फिरा है। आप घर से निकले, आप घर वापस आए, आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये बताना ही मुश्किल है, हमें क्या पता हम कितना चले हैं। एक तो जाने का रास्ता चलो ठीक है वो तो मेजर हो गया, वापस आने का रास्ता वो चलो डबल कर लो, अच्छा फिर दरमियान में हम जितना घूमे फिरे हैं वो, ठीक है, जॉगिंग ट्रैक का हमें क्या पता भाई कितना है। लेकिन आपको बताऊंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। भाई जीरो कैसे होगी, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान
कम से कम फासला। आप चले कहाँ से हो? घर से। वापस कहाँ आए हो? घर आए हो। इस पूरे पाथ में आपका जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स का है, पहला पॉइंट भी घर ही है, दूसरा पॉइंट भी घर ही है, तो एक पॉइंट मान लो ये, दूसरा पॉइंट भी इसी के ऊपर है, तो क्या कोई पोजीशन बनेगी? क्या कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के दरमियान? जीरो। यही है ना डिस्प्लेसमेंट क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुई? जीरो हुई। ठीक है, घर से चले कॉलेज, कॉलेज से वापस घर आए तो आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। ठीक है, घर से फिर एकेडमी गए, एकेडमी से वापस घर आए, घर से गए कॉलेज, कॉलेज से आए घर, घर से गए एकेडमी, एकेडमी से आए घर। तो सुबह के निकले हुए शाम को अगर वापस आए तो उन्हें भूला नहीं कहते, नहीं, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? सुबह निकले शाम को वापस आए, आए कहाँ? वहीं पे घर आए। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। डिस्टेंस जीरो नहीं है। यही फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? मान लो यहाँ से यहाँ तक का फासला है जी, ऐसी मिसाल ले लेते हैं 2 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का फासला है जी 0.5 यानी आधा किलोमीटर। ठीक है, तो घर से कॉलेज तक का फासला 2 किलोमीटर, घर से यहाँ गए 2 किलोमीटर कवर हो गया, यहाँ से वापस इधर आए फिर 2 किलोमीटर कवर हो गया, यहाँ से इधर गए 0.5 कवर हो गया। कितना हो गया? 2 2 4 4.5 5। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने का 0.5, यहाँ से यहाँ तक आने का फिर 0.5, 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया? 1 1 होगा ना, 1 हो गया, और ये किलोमीटर। ठीक है, ये 1 हो गया। नाउ इधर के लिए चेक करो, यहाँ से गए 2 किलोमीटर, वापस आए 2 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया? 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर कितना हो गया? 4 किलोमीटर हो गया। तो कितना आया? 4 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आया आपका 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर क्या आया? टोटल डिस्टेंस आया, डिस्प्लेसमेंट नहीं आई। डिस्प्लेसमेंट ये जाने के लिए ये वेक्टर, आने के लिए ये वेक्टर, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं, नेट वेक्टर जीरो। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, तो ये इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक एमसीक्यू ऐसा भी आ जाता है, ये देखें, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये इसका कोई रेडियस है 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर इसका रेडियस है। कहता आपको ये है कि एक स्टूडेंट है, वो सेंटर से चला इधर तक आया। ठीक है, इसको पॉइंट ए कह देगा। कह रहा है यहाँ से चला है इधर तक आया, इसको पॉइंट बी कह देगा। कह रहा है उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी है। ठीक है, देखो चला कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अगर आपको याद हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चला वो कहाँ से है, पहले देखो ओ से चला है ना, ओ पॉइंट से चला है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये होगी, जहाँ मर्जी से घूम के आ रहा है हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। यहाँ से बेशक इधर से आए, बेशक इधर से घूम के इधर है, जहाँ से भी आए हमें कोई गर्ज नहीं है, हमने देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई थी टेढ़ी मेढ़ी, जितना मर्जी घूम फिर के आ जाए भाई, यहाँ से चला ऐसे मैं टेढ़ा मेढ़ा बनाऊँ बोर्ड पे, और यहाँ से बिल्कुल पास ला खड़ा कर दूँ, डिस्प्लेसमेंट इतनी सी होगी, डिस्टेंस वो इतना सारा है। ठीक है, ये सिर्फ तब है जब मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है। अच्छा, यहाँ से चला इधर को आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, और देखो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कितनी मिकदार है डिस्प्लेसमेंट की, जितना रेडियस है। रेडियस कितना है? 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 100 मीटर। तो आपका जो डी है वो कितना होगा? 100 मीटर। ऑप्शंस होंगे कुछ इस तरह से, ए 100 मीटर हो गया, बी हो गया जी डी इज इक्वल टू 100 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर, घुमा घुमा के ना, स्क्वायर रूट 200 मीटर, या कुछ भी इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ओनली 100 मीटर। कोई नहीं है ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, आपने फाइनल और इनिशियल पॉइंट के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है।
ठीक है। तो ये MCQs आपने तैयार करने हैं, और अगर आपको इस लेक्चर में से कोई पॉइंट है मिसिंग है, नहीं समझ आई, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो कमेंट में इंशाल्लाह जवाब दूंगा मैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।